नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिका में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 10 मार्च 2023। हम लोग पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला पॉइंट है स्वच्छ उत्सव अभियान। यह अभियान महिलाओं के नेतृत्व में चलाया जाने वाला स्वच्छता अभियान है, जिसे हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत 10 मार्च से एक स्वच्छ यात्रा प्रारंभ होगी जो 30 मार्च 2023 तक चलेगी। 30 मार्च इस तारीख को क्यों चुना गया है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने इस तारीख को ही इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में घोषित किया है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 30 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन सा डे घोषित किया है? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। और ये जो अभियान है इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व में चलाया जाने वाला स्वच्छता अभियान है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली लेबर बैठक जो है वो किस शहर में आयोजित हो रही है? पंजाब के अमृतसर में आयोजित होने वाली है। 19-20 मार्च 2023 को यह आयोजित होगी। अभी हाल ही में G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है उसके तहत वोमेन 20 की बैठक वो कहाँ हुई है? महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था, वर्तमान में इसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। यहाँ पे G20 के तहत वुमेन 20 की बैठक हुई थी, जबकि पंजाब के अमृतसर में G20 के तहत लेबर 20 की बैठक होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यूथ फेस्टिवल, युवा उत्सव या युवा महोत्सव। इसकी शुरुआत IIT रोपड़ पंजाब से हुई है हाल ही में, और इसका आयोजन जो है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। आयोजन शुरू किया गया है और नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से इसे पूरे भारत में प्रारंभ किया गया। तो ये याद रखिएगा पॉइंट कि यूथ फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ से हुई है? IIT रोपड़ पंजाब से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग डिजिटल गांव कार्यक्रम। ये डिजिटल गांव कार्यक्रम क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके तहत RBI 75 गाँव को उसने चुना है और इन 75 गाँव को वो डिजिटल भुगतान में सक्षम बनाएगी। तो याद रखिएगा कि डिजिटल गांव कार्यक्रम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत 75 गांवों को चयनित करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? इसे डिजिटल भुगतान करने में इन गांवों को सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कटलेस एक्सप्रेस। कटलेस एक्सप्रेस क्या है? नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई ट्रेन है, बल्कि ये गल्फ क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाला एक समुद्री अभ्यास है जो इस समय चल रहा है, जिसमें 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं और इसमें भारतीय नौसेना पहली बार भाग ले रही है। और भारत का INS त्रिकंद जो है वो भारत की तरफ से इसमें शामिल है। तो कटलेस एक्सप्रेस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जो खाड़ी क्षेत्र में आयोजित हो रहा है और भारतीय नौसेना भाग ले रही है पहली बार और INS त्रिकंद शामिल है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सालजा धामी। सालजा धामी कौन है? जिनका नाम काफ़ी चर्चे में रहा है और इस समय क्यों चर्चे में आई हैं? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली ये पहली महिला विंग कमांडर होंगी। ये वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर में जो लड़ाकू इकाई है उसकी कमान इनको सौंपी गई है। तो याद रखिएगा सालजा धामी इंडियन एयरफोर्स में फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडर होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में जो पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, उन तीनों राज्यों के परिणाम के बाद वहाँ पे अब सरकार का गठन हो गया है और तीनों ही राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बने हैं? मेघालय में कोनराड संगमा, नागालैंड में नेफ्यू रियो और त्रिपुरा में मानिक साहा। ठीक, देखिएगा ध्यान से फिर से। मेघालय में कोनराड संगमा जो NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार नागालैंड में NDPP नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स अलायंस जो BJP का गठबंधन है उसके तहत जो है नेफ्यू रियो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और त्रिपुरा जहाँ पे BJP की सरकार थी और दोबारा फिर सत्ता में वापसी हुई है और मानिक साहा दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा हाल ही में कई राज्यों के राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं, कुछ का कार्यभार दिया गया है। उन सभी की सूची आपके सामने है। इनमें कुछ राज्यपाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल नज़ीर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं और उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। आपको जितने भी राज्यपाल हैं सबका नाम आपको याद होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके राज्यपालों का नाम परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, जबकि गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं।
ला गणेशन, हाल ही में नागालैंड का भी चुनाव भी हुआ है, और नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन। जबकि रमेश बैस जो कि झारखंड के राज्यपाल थे, उनको अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। महाराष्ट्र चूँकि एक बड़ा राज्य है, यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे, उनको लेकर वहाँ की सरकार से काफ़ी विवाद भी चला पहले, जब वहाँ शिवसेना गठबंधन की सरकार थी, तो इसलिए महाराष्ट्र का मामला चर्चित है। तो वहाँ पे नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा झारखंड में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है सीपी राधाकृष्णन की। शिव प्रताप शुक्ला जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं, इन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। फागू चौहान जो बिहार के राज्यपाल थे, उन्हें मेघालय की अब जिम्मेदारी दी गई है। जबकि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। दूसरी तरफ देखिए ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जो कि पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब उनको लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बनाया गया है। जबकि उनकी जगह अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को वहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा बॉर्डर स्टेट है चीन के साथ, विवादित भी है, वो विवाद होता रहता है, इसलिए वहाँ के राज्यपाल का नाम महत्वपूर्ण है। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, और अरुणाचल प्रदेश में अभी तक जो राज्यपाल थे ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, उनको लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस पूरी लिस्ट को, राज्यपालों की जो पूरी लिस्ट है, इसको अच्छे से आप याद करेंगे, जिसमें मैंने जस्टिस अब्दुल नज़ीर का इंपॉर्टेंट बताया, गुलाब चंद कटारिया का इंपॉर्टेंट बताया, शिव प्रताप शुक्ला, रमेश बैस, ये कुछ नाम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे संभव हो तो पूरा नाम याद रखें, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो चर्चे में है इस समय, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में अभी इसका विमोचन हुआ है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इस किताब का विमोचन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने किया है। जबकि इस किताब को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने फॉरवर्डेड यानी अग्रेसित किया था। तो दोनों ही पूछा जा सकता है कि इस किताब को फॉरवर्ड किसने किया था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इस किताब का जो अनावरण है, विमोचन है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने किया है। अगली किताब है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। इस किताब का विमोचन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। जबकि इस किताब के लेखक है सज्जन सिंह यादव। महत्वपूर्ण किताब है, इसमें कोविड-19 के दौरान भारत की जो जर्नी रही, किस तरीके से भारत ने वैक्सीन बनाया और तमाम जो चीज़ें हुई, उन पर यह चर्चा करती है किताब। तो ये सज्जन सिंह यादव जो कि स्वास्थ्य विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी रहे, उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब ध्यान रखिएगा, ये दोनों किताबों को मैंने रेड स्केच से मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। ये दोनों किताब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी किताब जो मेघनाथ देसाई की लिखी गई है, हाल ही में आई है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मेघनाथ देसाई इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। अगली जो उपन्यास है वो है सलमान रुश्दी, जो एक दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय चर्चित उपन्यासकार हैं। इनकी किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री सिटी। आप लोगों को पता होगा हाल ही में इनके ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद से फिर इन्होंने अपना एक उपन्यास लॉन्च किया है, विक्ट्री सिटी, जो बाजार में आई है। तो आप याद रखिएगा सलमान रुश्दी का उपन्यास विक्ट्री सिटी। अगली किताब है एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर। इसके लेखक हैं के.एम. चंद्रशेखर। तो ये कुल 5 किताबें आपको मैंने बताई, 5 पुस्तकें, इनका नाम याद रखिएगा। अगले वीडियो में भी हम कुछ आपको नई किताबें जो चर्चित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।